नमस्कार दोस्तों। देखिए, आज हम बात कर रहे हैं शिक्षक भर्ती परीक्षा ग्रेड 3 के लिए लेवल फर्स्ट और सेकंड दोनों लेवल में और सभी विषय। फर्स्ट लेवल में तो है ही है, इसके अलावा सेकंड लेवल के जो विद्यार्थी उनके लिए भी सभी विषय, चाहे किसी भी विषय से वो एग्ज़ाम दे रहे हैं, SST हो सकता है, साइंस मैथ हो सकता है, हिंदी हो सकता है, कुछ भी, उन सभी के लिए शिक्षण रीति विज्ञान से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न हैं जिनको लेकर के यहाँ हम बात कर रहे हैं। तो क्या ये महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों, और किस तरह से आपको जो है इसमें पूछा जा सकता है? तो ऐसे कुछ खास जो प्रश्न हैं उन प्रश्नों को लेकर के आज हम यहाँ प्रैक्टिस कर रहे हैं। तो पहला प्रश्न है हमारा दोस्तों आज का, ह्यूरिस्टिक विधि के जनक हैं। ह्यूरिस्टिक विधि के जनक हैं, ये बहुत बार परीक्षा में आता रहा है। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है वैसे तो, लेकिन उन प्रश्नों को मैंने इसमें शामिल करने का प्रयास किया है जो मैक्सिमम परीक्षा में आते रहते हैं। तो दोस्तों, ह्यूरिस्टिक विधि के जनक कौन है? तो निश्चित रूप से आप सभी को पता होगा दोस्तों, H.E. आर्मस्ट्रांग जो हैं वो ह्यूरिस्टिक विधि के जनक हैं। तो यहाँ पर हमें ध्यान रहे, आर्मस्ट्रांग जो है, इनके नाम के आगे H.E. जरूर आपको देखना। कई बार ऐसा भी प्रश्न आया हुआ जहाँ पर H.E. के स्थान पर और लिख करके आगे आर्मस्ट्रांग लिख दिया। तो ये ध्यान रहे, H.E. आर्मस्ट्रांग जो है वही ह्यूरिस्टिक विधि के जनक है। इसको हम खोज विधि भी कहते हैं, इसको हम अन्वेषण विधि भी कहते हैं। ठीक है, तो अन्वेषण विधि, खोज विधि या ह्यूरिस्टिक विधि, अनुसंधान विधि भी इसको हम कहेंगे। तो ये सभी एक ही है। नेक्स्ट है दोस्तों दूसरा प्रश्न हमारा, शिक्षक हेतु सेवा पूर्व प्रशिक्षण से संबंधित व्यवहार है। एक शिक्षक के लिए सेवा पूर्व प्रशिक्षण से संबंधित व्यवहार क्या है? कक्षा में दल शिक्षण, बालकों से प्रायोजना निर्माण, सूक्ष्म शिक्षण व्यवहार और अन्वेषण विधि का उपयोग। तो देखो, इनमें से कौन सा ऐसा व्यवहार है जो शिक्षक के लिए सेवा पूर्व प्रशिक्षण से संबंधित है? यानी जो एक शिक्षक होता है उसको शिक्षक के रूप में तैयार किया जाता है, शिक्षक के रूप में जो उसको ट्रेनिंग दी जाती है उससे संबंधित ये व्यवहार है। तो दोस्तों, ये व्यवहार क्या है? तो ये है दोस्तों, कक्षा में दल शिक्षण ये टीचर बनने के बाद होता है। वो टीचर जो है दल शिक्षण करवाता है। बालकों से प्रायोजना का निर्माण का कार्य भी वो बाद में करवाता है जब वो शिक्षक के रूप में काम करता है। लेकिन सी वाला विकल्प इसका राइट आंसर है दोस्तों। सूक्ष्म शिक्षण जो है, ये जिसे हम माइक्रो टीचिंग कहते हैं, ये टीचर्स ट्रेनिंग के दौरान होता है। और टीचर्स ट्रेनिंग के दौरान एक टीचर को शिक्षण से संबंधित कौशल सिखाने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। तो ऐसी स्थिति में राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा? इसमें सी हो जाएगा। नेक्स्ट है, शिक्षण के समय प्रस्तावना का मुख्य उद्देश्य है। जब एक शिक्षक शिक्षण कार्य करता है तो शिक्षण कार्य करते समय जो प्रस्तावना होती है उसका मुख्य उद्देश्य क्या होता है? उद्देश्य कथन होता है, प्रस्तुतिकरण होता है, नवीन ज्ञान ग्रहण करने हेतु तत्पर रहना होता है, या फिर सामान्यीकरण करना होता है। तो दोस्तों, यहाँ पर क्या है, एक बालक जो होता है ना, बालक, उसको जब नवीन ज्ञान से जोड़ते हैं या फिर नए पाठ से जोड़ते हैं या आज की क्लास में उनको क्या बताना उससे जोड़ते हैं, तो उनको तत्परता प्रदान करने के लिए कि बालक वो तत्पर रहे नए ज्ञान को ग्रहण करने के लिए, इसके लिए प्रस्तावना का उपयोग किया जाता है। तो प्रस्तावना का मुख्य उद्देश्य यहाँ जो दिए गए उनमें क्या होगा दोस्तों? नवीन ज्ञान के लिए बालक क्या रहे? तत्पर रहे, या उनको तत्पर रखना। नेक्स्ट है, रेडियो अधिगम सामग्री है। रेडियो एक अधिगम सामग्री है जो शिक्षण सहायक सामग्री के रूप में काम में ली जाती है। तो ये कैसी है? दृश्य अधिगम सामग्री है, श्रव्य सामग्री है, श्रव्य दृश्य सामग्री है, या अनुप्रयुक्त सामग्री है। तो दोस्तों, रेडियो के माध्यम से हम केवल सुनकर के या सुनने के माध्यम से अधिगम को प्राप्त किया जाता है। तो केवल सुनने के लिए जो उपयोग में आती है उसको हम बोलते हैं श्रव्य सामग्री। तो हमारा राइट आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा, श्रव्य सामग्री। नेक्स्ट है, SITE क्या है? SITE क्या है? ये एक टीवी चैनल है या फिर उपग्रह अनुदेशनात्मक दूरदर्शन का प्रयोग है, रेडियो चैनल है, या एक प्रकार का कंप्यूटर गेम है? तो दोस्तों, ये है उपग्रह अनुदेशनात्मक दूरदर्शन प्रयोग। तो राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा? इसमें बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से प्रक्षेपी सामग्री है। इनमें से प्रक्षेपी सामग्री कौन सी है?
यानी कि उससे प्रक्षेपी सामग्री कहते हैं जिसके द्वारा हम विषय वस्तु को किसी दूसरे फलक पर या दूसरे स्थान पर या दूसरे आधार पर जो है आरोपित करते हैं और उसके माध्यम से बालक को या व्यक्ति को सीखने का अवसर देते हैं। तो रिफ्लेक्टर है, ओपेक प्रोजेक्ट है, OHP है या फिर उपयुक्त सभी हैं। तो दोस्तों ये सभी है, रिफ्लेक्टर भी है, ओपेक प्रोजेक्ट भी है और OHP भी है। ये सब क्या होती है, किसी विषय वस्तु को दूसरी परिस्थिति पर प्रक्षेपित करने के लिए उपयोग में लाई जाती है, इसलिए ये सभी प्रक्षेपी सामग्रियां हैं। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से प्रश्न पत्र की असंगत विशेषता वाला गुण है। निम्नलिखित में से प्रश्न पत्र की असंगत विशेषता वाला गुण है, यानी प्रश्न पत्र में जो गुण होते हैं या परीक्षा में या मूल्यांकन में जो गुण होते हैं ना, वो यहाँ पर दिए हुए हैं। तो उनमें कौन सा गुण ऐसा है जो नहीं होता, मतलब असंगत है। तो विश्वसनीयता एक प्रश्न पत्र में होनी चाहिए, वैधता भी होनी चाहिए और वस्तुनिष्ठता भी होनी चाहिए, लेकिन संकीर्णता नहीं होनी चाहिए, क्योंकि संकीर्णता की जगह क्या होती है, व्यापकता होती है। दोस्तों एक मूल्यांकन की विशेषता या प्रश्न पत्र की विशेषता क्या होती है, व्यापकता होती है। व्यापकता का मतलब सभी क्षेत्रों से प्रश्नों को शामिल किया जाता है, सभी क्षेत्रों से पूछा जाता है। जबकि संकीर्णता का मतलब उससे जस्ट अपोजिट हो गया। तो राइट आंसर हमारा हो जाएगा यहाँ पर डी, क्योंकि असंगत की बात कर रहा है, ये संगत की बात नहीं करके क्या कर रहा है, असंगत की बात कर रहा है। नेक्स्ट है, मूल्यांकन के पक्ष में सम्मिलित है। इनमें से मूल्यांकन के पक्ष में क्या सम्मिलित है, तो मात्रात्मक मूल्यांकन का पक्ष होता है, संरचनात्मक होता है, प्रेरणात्मक होता है या फिर ज्ञानात्मक होता है। तो दोस्तों देखो, मूल्यांकन के पक्ष की बात की जाए तो मात्रात्मक, संरचनात्मक और प्रेरणात्मक नहीं होकर क्या होता है, केवल और केवल ज्ञानात्मक होता है। यहाँ पर जो दिए गए उनमें से राइट आंसर क्या होगा, ज्ञानात्मक। तो इसका डी आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, आकलन का प्रयोग खालिस्तान के लिए होना चाहिए। आकलन का प्रयोग खालिस्तान के लिए होना चाहिए। सीखने में मदद, कितना सीखा को आंकना, परस्पर तुलना या भाषा की जानकारी। तो देखिए, आकलन का प्रयोग जो है दोस्तों वो होना चाहिए सीखने में मदद के लिए। तो राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, सीखने में मदद। आकलन का प्रयोग सीखने में मदद करने के लिए की जानी चाहिए। नेक्स्ट है, अधिक विश्वसनीय परीक्षण है। ये जो परीक्षण दिए गए इनमें से सबसे अधिक विश्वसनीय कौन सा है। मौखिक परीक्षण, तो मौखिक तो ज़्यादा विश्वसनीय नहीं हो सकता, शिक्षक अपने हिसाब से चाहे जिसको कम और ज़्यादा नंबर दे सकता है। इसके बाद में शिक्षक निर्मित परीक्षण, शिक्षक के द्वारा निर्मित परीक्षण जो है वो भी ज़्यादा विश्वसनीय नहीं हो सकता, उसमें भी जो है बालकों के साथ में भेदभाव हो सकता है। आत्मनिष्ठ, खुद के द्वारा खुद बालक कोई बताया और उसके आधार पर परीक्षण करना, तो ये भी अधिक विश्वसनीय नहीं होगा। लेकिन प्रमापीकृत, जिसमें विशेष प्रकार की कोई प्रमापीकृत साधनों का उपयोग किया जाता है, मापन की विधियों का उपयोग किया जाता है, तो वो इसका राइट आंसर होगा। इसका मतलब इसमें 10 नंबर में क्या हो जाएगा, प्रमापीकृत। नेक्स्ट है, मूल्यांकन उद्देश्यों की प्राप्ति की सीमा का निर्णय करने की प्रक्रिया है। मूल्यांकन उद्देश्यों की प्राप्ति की सीमा का निर्णय करने की प्रक्रिया है। ये विचार किसने दिया था, कौन से विद्वान थे जिन्होंने ये विचार दिया था कि मूल्यांकन उद्देश्यों की प्राप्ति की सीमा का निर्णय करने की प्रक्रिया है। तो दोस्तों ये विचार दिया था, सीधा सीधा ध्यान रखना आपको, माइकेलिस ने। ठीक है, कुछ तथ्यात्मक प्रश्न जो होते हैं, अवधारणाएँ वगैरह होती है, उनमें हम इधर उधर नहीं सोच सकते, डायरेक्ट हमें याद होना जरूरी होता है, और याद है तो ही हम ऐसे प्रश्नों का जवाब दे पाते हैं, अगर याद नहीं है तो हम ऐसे प्रश्नों का जवाब दे भी नहीं पाते हैं। तो राइट आंसर इसका हो जाएगा माइकेलिस। ये एक से अधिक परीक्षाओं में पूछा भी जा चुका है, इसलिए फिर पूछा जा सकता है। इसके बाद में दोस्तों नेक्स्ट है, उपचारात्मक शिक्षण का आधार निम्न में से कौन सा है। उपचारात्मक शिक्षण का आयोजन जो किया जाता है उसका आखिर आधार क्या है, किस आधार पर उपचारात्मक शिक्षण का आयोजन हो सकता है। व्याख्यान परीक्षण के आधार पर, मौखिक परीक्षण के आधार पर, निदानात्मक परीक्षण या अंत परीक्षण। तो दोस्तों उपचारात्मक शिक्षण होता है निष्पत्ति परीक्षण के बाद पहले निदानात्मक होता है। निदानात्मक परीक्षण में जो समस्यात्मक बालक होते हैं उनके समस्या के कारणों का पता लगाते हैं, और जब उनकी समस्या के कारणों का पता लग जाता है तो उसके बाद में उनकी कारणों को दूर करते हुए दोबारा से पढ़ाया जाता है, और दोबारा से जब पढ़ाया जाता है तो उसको हम बोलते हैं उपचारात्मक शिक्षण। इसका मतलब निदानात्मक परीक्षण होने के बाद ही ये हो सकता है। तो राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, निदानात्मक परीक्षण, सी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है, उपचारात्मक शिक्षण द्वारा, उपचारात्मक शिक्षण द्वारा अध्यापकों की कमी का उपचार करते हैं। तो देखो, अध्यापकों की कमी का उपचार नहीं करते दोस्तों,
छात्रों की बीमारी का इलाज करते हैं, ये भी नहीं करते हैं। इसके बाद में समस्याग्रस्त छात्रों की समस्या का बिना ध्यान दिए सिखाते हैं, यानी समस्याग्रस्त छात्रों की कोई समस्या उस पर ध्यान नहीं देते हैं और ऐसे सिखाने का प्रयास करते हैं, तो ऐसे कैसे संभव हो? समस्या पर ध्यान देंगे, समझना पड़ेगा समस्या को, तब सिखा पाएंगे। छात्रों की कमजोरियों का निदान कर उसे दूर करने हेतु पुनः शिक्षण करते हैं। तो बिल्कुल ये राइट आंसर है दोस्तों, कि छात्रों की जो कमजोरियां हैं उन कमजोरियों के कारण क्या है, उन कारणों का पता लगाकर उनको दूर करते हुए जब दोबारा पढ़ाते हैं तो उसको बोला जाता है उपचारात्मक शिक्षण। तो राइट आंसर हो जाएगा इसका टी। नेक्स्ट है, जब शिक्षक शिक्षण कार्य करता है, जब शिक्षक शिक्षण कार्य करता है तब बालक की अवधान संबंधी समस्या में निम्न में से कौन सा शारीरिक या स्वास्थ्य संबंधित कारक नहीं है? यानी एक बालक जब पढ़ता है, शिक्षक पढ़ा रहा है और बालक पढ़ रहा है, तो उस समय शिक्षक के पढ़ाते समय बालक का ध्यान केंद्रित है या नहीं है? तो बालक का ध्यान जो केंद्रित नहीं है मान लीजिए, तो उससे संबंधित कारक नहीं है। कौन सा ऐसा कारक है जो उससे संबंधित नहीं है? तो देखिए, आनुवंशिकी है, रोग है, जैव रासायनिक असंतुलन, औसत से कम बौद्धिक स्तर है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, देखो आनुवंशिकी भी उसका कारक हो सकता है, स्वास्थ्य संबंधित कारक है ये भी, रोग भी स्वास्थ्य संबंधित कारक है, और जैव रासायनिक असंतुलन भी स्वास्थ्य संबंधित कारक है। लेकिन औसत बुद्धि स्वास्थ्य संबंधित नहीं है दोस्तों। ये तो क्या है, उसमें बालक में जन्मजात प्रकार का एक गुण है, औसत बुद्धि उसमें है, तो इसको हम स्वास्थ्य से संबंधित कारक या शारीरिक स्वास्थ्य संबंधित कारक नहीं मान सकते। बाकी वो 3 ABC में शारीरिक स्वास्थ्य संबंधित कारक हैं, क्योंकि इसमें शारीरिक या स्वास्थ्य संबंधित कारक पूछ रहा है, ये नहीं होना चाहिए, है ना, तो औसत बुद्धि इसमें नहीं आता है। नेक्स्ट है, इनमें से कौन सा एक किलपैट्रिक द्वारा दिया गया परियोजना का प्रकार नहीं है? यहाँ पर जो परियोजना के प्रकार बताए गए हैं, तो किलपैट्रिक ने देखो रचनात्मक परियोजना बताई है, विध्वंसात्मक नहीं बताई, समस्यात्मक बताई है और अभ्यासात्मक बताई है। इसका मतलब यहाँ जो दिए गए हैं उनके अनुसार जो है किलपैट्रिक के द्वारा जो योजना नहीं बताई गई वो कौन सी आ जाएगी दोस्तों? विध्वंसात्मक। यानी विध्वंसात्मक नाम की किसी परियोजना का विचार किलपैट्रिक ने नहीं दिया। वैसे तो नाम से ही अपने को समझ में आ रहा है कि विध्वंसात्मक हो सकती है या नहीं हो सकती है, तो नहीं हो सकती है ना। तो 15 नंबर का जो प्रश्न है इसमें बी विकल्प हो जाएगा। नेक्स्ट है, जॉन डीवी के अनुसार प्रायोजना विधि आधारित है। जॉन डीवी जो है उनके अनुसार प्रायोजना विधि आधारित है। किस पर आधारित है प्रायोजना विधि? देखो, समवाय के सिद्धांत पर, करके सीखने के सिद्धांत पर, अनुभव के सिद्धांत पर, उपयोगिता, तो करके सीखने के सिद्धांत पर। यानी जॉन डीवी ने लर्निंग बाय डूइंग का सिद्धांत दिया था और उसी के आधार पर प्रायोजना विधि जो है किलपैट्रिक ने बनाई है, किलपैट्रिक के द्वारा ये दी गई है, जिसमें मूल आधार क्या है? लर्निंग बाय डूइंग का, करके सीखो का सिद्धांत इसमें आता है। तो बी राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद में नेक्स्ट है, दूरदर्शन एक उत्तम श्रव्य दृश्य सामग्री है। दूरदर्शन एक उत्तम श्रव्य दृश्य सामग्री है। भारत में सबसे पहले इसकी शुरुआत कहाँ से हुई? भारत देश में दूरदर्शन की शुरुआत सबसे पहले कब से मानी जाती है? कहाँ से नहीं दोस्तों, कब से मानी जाती है। तो भारत देश में दूरदर्शन की शुरुआत की यदि हम बात करते हैं तो भारत देश में दूरदर्शन की शुरुआत हुई थी 1955 में, यानी 1955 में सबसे पहले भारत देश में दूरदर्शन की शुरुआत हुई थी। नेक्स्ट है, शिक्षा में शिक्षण सहायक सामग्री के उपयोग से संबंधित, शिक्षा में शिक्षण सहायक सामग्री के उपयोग से संबंधित व्यवहार की शुरुआत से संबंधित विचारों में निम्न में से कौन सा बेमेल है? यानी कि शिक्षण सहायक सामग्री जो काम में लेता है शिक्षक, उसके बारे में कुछ विद्वानों के विचार हैं, तो इनमें से कौन सा ऐसा विचार है जो बेमेल है, मतलब ठीक नहीं है, सही नहीं है, गलत है एक तरह से? तो पावलोव के सिद्धांत पर आधारित है, तो ये तो बिल्कुल सही है दोस्तों। पावलोव का जो शास्त्रीय अनुबंध का सिद्धांत है उसी के आधार पर हम शिक्षण सहायक सामग्री का उपयोग करते हैं। दूसरा है, प्रथम विचारक पेस्टोलॉजी। बिल्कुल, पेस्टोलॉजी पहले विचारक थे जिन्होंने कहा था कि बालकों को पढ़ाते समय सहायक सामग्री का उपयोग करना चाहिए, और इन्होंने ही पर्यटन जैसे विचार को भी प्रदान किया था। और इसके बाद में दोस्तों इनके शिष्य थे फ्रॉबेल, जिन्होंने पहली बार इनका उपयोग शुरू किया था। तो इसका मतलब ABC तीनों विकल्प सही है, ये कोई बेमेल नहीं है। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा चौथा, उपयुक्त सभी सत्य हैं, कोई बेमेल नहीं है। मतलब सभी सही है, कोई बेमेल नहीं। ये पूछ रहा बेमेल कौन सा, तो बेमेल बिल्कुल नहीं है, तभी सभी सही है।
नेक्स्ट है नेशनल स्टीयरिंग कमेटी एनसीएफ 2005 के अध्यक्ष कौन थे। नेशनल लेवल पर जो राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा बनाने के लिए कमेटी बनाई गई थी उसके अध्यक्ष कौन थे। प्रोफेसर अर्जुन सेनगुप्ता, श्यामलाल यशपाल और आर के टिम्बर। तो ये तो आपको अच्छे से पता ही होगा दोस्तों, ये बार बार प्रश्न रिपीट होता रहता है। ये है प्रोफेसर यशपाल। और दोस्तों ये है आज का हमारा अंतिम प्रश्न। किसने तार्किक चिंतन को विचारात्मक चिंतन भी कहा। कौन से विद्वान थे जिन्होंने तार्किक चिंतन को विचारात्मक चिंतन कहा। उन्होंने तार्किक चिंतन को क्या नाम दिया, विचारात्मक चिंतन। तो दोस्तों तार्किक चिंतन को विचारात्मक चिंतन देने का श्रेय जाता जॉन डीवी को। जरूर याद रखना, ये प्रश्न बार बार जो है परीक्षा में आता रहता है। तो राइट आंसर हमारा इसमें क्या हो जाएगा दोस्तों, जॉन डीवी। जॉन डीवी थे जिन्होंने तार्किक चिंतन को विचारात्मक चिंतन की संज्ञा दी। तो दोस्तों ये थे हमारे प्रश्न। और दोस्तों ये प्रश्न सभी के लिए महत्वपूर्ण, लेवल फर्स्ट के लिए भी, सेकंड के लिए भी, और सबसे बड़ी बात ये कि ये उन सभी विद्यार्थियों के लिए जो किसी भी विषय को लेकर के अपनी परीक्षा दे रहे हैं। तो दोस्तों ये थे 20 प्रश्न। फिर आगे बात करते हैं और आगे कुछ मेथड्स के प्रश्नों को लेकर के मैं और बातचीत करूँगा। और भी जो मदद हो पाएगी निश्चित रूप से मैं करता रहूँगा। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ये सब चीज़ें, विशेषकर जो प्रश्न आपके साथ मैं शेयर करता हूँ, पसंद आ रहे होंगे और आप निश्चित रूप से इनका लाभ लेंगे। ऐसी आशा और उम्मीद के साथ में धन्यवाद।